नेक्स्ट है नेचर ऑफ एडवाइस बाय मिनिस्टर्स। तो अभी तक हमने देखा है आर्टिकल नंबर 74, 75, 77, 78 और 88। तो ये पांचों के पांचों आर्टिकल्स ही इम्पॉर्टेंट है, इनको ध्यान से पढ़ना है और समझना है, राइट। तो आर्टिकल 74 क्या कहता है? आर्टिकल 74 में हमने देखा था कि जो प्रेसिडेंट है वो अपने जो भी काम करते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। और जो भी इनकी एडवाइस होती है उन पे प्रेसिडेंट बाइंडिंग होते हैं। और ये मेंशन किया गया है 42nd और 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। 42nd अमेंडमेंट एक्ट में इन्होंने बाइंडिंग कर दिया था कि जो प्रेसिडेंट है वो बाइंडिंग है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पे, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इन्होंने बोला कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो एक बार रिकंसिडरेशन के लिए जो भी मैटर है उसको भेज सकते हैं, जो एडवाइस वो दे रहे हैं उसको रिकंसिडर करने के लिए भेज सकते हैं। अब रिकंसिडरेशन के बाद जो एडवाइस फिर से दी जाएगी, फिर उस पे जो प्रेसिडेंट है उस पे ये बाइंडिंग है, वो इनको माननी ही पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग काम करना ही पड़ेगा, राइट। और ये जो नेचर ऑफ एडवाइस है, जो भी एडवाइस दी जाती है बाय द मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट, जो भी मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं उसको किसी भी कोर्ट में इंक्वायर नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो एडवाइस दी जाती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है प्रेसिडेंट और मिनिस्टर्स के बीच में, इसीलिए इसको किसी भी कोर्ट में इंक्वायर नहीं किया जा सकता, राइट। फिर उसके बाद 1971 के अंदर एक केस आया था, UNR राव केस। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी। क्या जजमेंट दी थी? इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डज नॉट सीज टू होल्ड ऑफिस। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो उसके बाद जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो ऑफिस में रहेंगे जब तक नई लोकसभा नहीं आ जाती तब तक। आर्टिकल 74 भी फिर यहाँ पे मैंडेटरी हो जाता है ना, क्योंकि आर्टिकल 74 में क्या है कि जो प्रेसिडेंट है वो अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स को एक्सरसाइज नहीं कर सकते विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बिना जो प्रेसिडेंट है वो अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स को एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो इसीलिए UNR राव केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी थी कि जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है तो उसके बाद जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो अपने ऑफिस में रहेंगे जब तक नई लोकसभा नहीं आ जाती, राइट। तो एनी एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स without the aid and advice will be unconstitutional as being the violative of the article 74। अब अगर प्रेसिडेंट अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो तो फिर आर्टिकल 74 का वायलेशन हो गया ना, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इसीलिए UNR राव केस में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी कि लोकसभा डिसॉल्व होने के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपने ऑफिस में रहेंगे। उसके बाद 1974 में ये केस था 1971 का UNR राव केस। फिर 1974 में शमशेर सिंह केस आया था। शमशेर सिंह केस में कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने क्या जजमेंट दी कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ना कि सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट की पर्सनल सेटिस्फेक्शन है। सेटिस्फेक्शन का मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे वर्ड सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट लिखा हुआ है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसका मतलब पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं है, उसका मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सेटिस्फेक्शन, राइट। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपॉइंटमेंट की। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, और जो बाकी के मिनिस्टर्स होते हैं उनको भी अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करते हैं, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर सिर्फ उन्हीं लोगों को मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं। आई थिंक मैंने उल्टा बोल दिया। तो जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, राइट, और बाकी के मिनिस्टर्स को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, लेकिन किसकी एडवाइस से? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से, राइट। तो दिस मीन्स कि जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे जिनको प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड कर रहे हैं, राइट।
यूजली मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट ईदर लोकसभा और राज्यसभा आर अपॉइंटेड एज मिनिस्टर्स। तो यूजली जो मिनिस्टर्स होते हैं कौन होते हैं, वो या तो लोकसभा के मेंबर होंगे या फिर राज्यसभा के मेंबर होंगे। लेकिन यहाँ पे एक केस और बनता है, कोई ऐसा पर्सन जो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, ना तो वो लोकसभा का मेंबर है ना वो राज्यसभा का मेंबर है, तो उसको भी एज ए मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन विद इन 6 मंथ्स उस पर्सन को किसी भी एक हाउस की मेंबरशिप लेनी पड़ती है। यूजुअली ये जो मेंबरशिप होती है वो राज्यसभा की होती है, बाय नॉमिनेशन ली जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट। तो कोई ऐसा पर्सन जो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है उसको भी मिनिस्टर बनाया जा सकता है, लेकिन विद इन 6 मंथ्स उस पर्सन को किसी भी हाउस की मेंबरशिप लेनी पड़ती है, अदरवाइज फिर वो मिनिस्टर नहीं रहता, अगर वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं बनता तो, राइट। अब जो मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर हु इज अ मेंबर ऑफ वन हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कोई भी मिनिस्टर है किसी एक हाउस का मेंबर होगा, वो या तो लोकसभा का होगा या फिर राज्यसभा का मेंबर होगा। तो उसके पास जो दूसरा हाउस है, दूसरे हाउस की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करने का राइट होता है और दूसरे हाउस में राइट टू स्पीक भी होता है, लेकिन राइट टू वोट नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक लोकसभा का मेंबर है, लोकसभा का जो मेंबर है वो राज्यसभा की जो प्रोसीडिंग्स है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, तो राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, राइट, प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, प्लस इसको राज्यसभा के अंदर राइट टू स्पीक है, राइट टू स्पीक इसके पास है, वहां पे अपने व्यू पॉइंट रख सकता है। लेकिन यहाँ पे इसके पास राइट टू वोट नहीं है, राइट टू वोट जो है वो इसके पास यहाँ राज्यसभा के अंदर नहीं है। सेम राज्यसभा के मेंबर के साथ होता है, जो राज्यसभा का मेंबर है वो लोकसभा की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, राइट टू स्पीक है उसके पास लोकसभा में, लेकिन राइट टू वोट नहीं होता, राइट। नेक्स्ट है ओथ एंड सैलरी ऑफ द मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स को ओथ कौन दिलवाता है? जैसे ही मिनिस्टर्स अपने ऑफिस में एंटर करते हैं तो उससे पहले होती है ओथ, तो ओथ इनको दिलवाते हैं प्रेसिडेंट। मिनिस्टर्स को ओथ कौन दिलवाते हैं? प्रेसिडेंट दिलवाते हैं, और इनकी एक होती है ओथ ऑफ ऑफिस, दूसरी होती है ओथ ऑफ सीक्रेसी। ओथ ऑफ ऑफिस में क्या स्वेयर करते हैं मिनिस्टर्स? टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर ट्रू फेथ रखेंगे, इंडिया की सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को बनाए रखेंगे, जो भी अपने ऑफिस में वो ड्यूटीज कर रहे हैं उन ड्यूटीज को फेथफुली करेंगे, ईमानदारी से ड्यूटीज को परफॉर्म करेंगे, और जो भी काम करेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो सही है वही वो काम करेंगे, किसी के फियर में, किसी के फेवर में या किसी की अफेक्शन इलविल से वो काम नहीं करेंगे, राइट। फिर दूसरी आती है ओथ ऑफ सीक्रेसी। ओथ ऑफ सीक्रेसी में मिनिस्टर्स क्या स्वेयर करते हैं कि ही शी विल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम्युनिकेट और रिवील टू एनी पर्सन any matter that is brought under his her consideration or becomes known to him as a union minister, except as may be required for the due discharge of his her duties as such ministers। अब मिनिस्टर्स ओथ ऑफ सीक्रेसी में ये स्वेयर करते हैं कि वो जो भी ड्यूटीज कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो भी उनके बीच में बातचीत हो रही है, जो भी मैटर्स पे वो डिस्कशंस कर रहे हैं, तो उसको किसी के सामने, किसी दूसरे पर्सन के सामने रिवील नहीं करेंगे, किसी के साथ, किसी दूसरे पर्सन के साथ उसके बारे में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। हाँ, जब ड्यूटीज के टाइम पे उनको वो इंफॉर्मेशन रिवील करनी है तो ड्यूटीज के टाइम पे इंफॉर्मेशन रिवील कर सकते हैं, अदरवाइज किसी दूसरे पर्सन के सामने इंफॉर्मेशन रिवील नहीं करेंगे, राइट। अब 1990 के अंदर देवीलाल जो थे, देवीलाल ने ओथ ली थी एज ए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, तो उनकी जो ओथ थी उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, राइट। क्या बोलकर चैलेंज किया गया था? इनकी जो ओथ थी, इसकी जो ओथ थी देवीलाल की एज ए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया था, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर्स की ओथ होती है, तो देवीलाल जो थे इन्होंने ओथ ली थी एज ए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, तो इसीलिए इसको चैलेंज किया गया कोर्ट में, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया। लेकिन फिर कोर्ट का क्या डिसीजन आता है? अब कोर्ट क्या बोलती है? कोर्ट बोलती है कि जो देवीलाल की ओथ है ना वो वैलिड है। वैलिड कैसे है? कि जो वोट होती है, जो ओथ होती है, सॉरी वोट नहीं, ओथ, जो ओथ होती है ना ये डिस्क्रिप्टिव होती है,
राइट, स्टेटेड दैट डिस्क्राइबिंग अ पर्सन एज ए डिप्टी मिनिस्टर इज डिस्क्रिप्टिव ओनली, राइट। अब आप ओथ ले रहे हो एज ए डिप्टी मिनिस्टर, तो ये एक डिस्क्रिप्टिव है, ये सिर्फ डिस्क्रिप्टिव है, आपने सिर्फ बोला है कि एज ए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मैं ओथ ले रहा हूं, राइट। तो लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अगर उसने ओथ ली है एज ए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो उसके पास प्राइम मिनिस्टर की सारी पावर्स आ जाएगी, वो तो नहीं आएगी ना, रहेगा तो वो एक मिनिस्टर ही ना। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूलिंग दी थी कि पार्लियामेंट के अंदर कोई भी जो मिनिस्टर है, चाहे वो डिप्टी मिनिस्टर है, चाहे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, या फिर कोई भी दूसरा मिनिस्टर है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है या डिप्टी मिनिस्टर है या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, तो उनकी जो ओथ होती है वो ओथ उनको लेनी ही होती है, वो डिस्क्रिप्टिव होती है। जो भी आपके पास मिनिस्ट्री है, आप डिप्टी मिनिस्टर हो तो आप एज ए डिप्टी मिनिस्टर ओथ लेते हो, आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो तो एज ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट ओथ ले रहे हो, आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो तो आप एज ए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ओथ ले रहे हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आप पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के मेंबर हो, कोई भी मिनिस्ट्री आपके पास है तो आप ओथ ले सकते हो, आपको ओथ लेनी ही पड़ेगी, राइट। तो वो जो वोट है, वो जो ओथ है वो वैलिड है, इनवैलिड नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव है कि आप जो भी ओथ ले रहे हो, आप एज ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट ओथ ले रहे हो, तो आप कैसे बोलोगे, एज ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट ही डिस्क्राइब करोगे ना। तो ये एक डिस्क्रिप्टिव है, राइट। आप खुद को डिस्क्राइब कर रहे हो कि आप कौन सी ओथ ले रहे हो, डिप्टी मिनिस्टर की ले रहे हो, स्टेट ऑफ मिनिस्टर की ले रहे हो या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की, राइट। तो यहाँ पे कोर्ट ने इसको वैलिड माना था, कॉन्स्टिट्यूशनल माना था। नेक्स्ट बात करते हैं सैलरीज एंड अलाउंसेस की। मिनिस्टर्स की सैलरी क्या होती है, अलाउंसेस क्या होते हैं, वो होंगे जो पार्लियामेंट टाइम टू टाइम डिटरमाइन करता है, वही सैलरी और अलाउंसेस मिनिस्टर्स को दिए जाएंगे, राइट। एडिशनली इनको सम्पचुरी अलाउंसेस मिलते हैं, जो भी विजिटर्स आते हैं उन पे जो खर्चा पानी होता है वो इनको मिलता है, फ्री अकोमोडेशन मिलती है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिलते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है। 2001 के अंदर जो सम्पचुरी अलाउंसेस थे वो बढ़ा दिए गए थे, प्राइम मिनिस्टर के पहले 1500 होते थे, ये बढ़ाकर 3000 कर दिए थे इन्होंने पर मंथ। कैबिनेट मिनिस्टर के जो सम्पचुरी अलाउंसेस है ये 1000 से बढ़ाकर 2000 पर मंथ कर दिए गए हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट के 500 से बढ़ाकर 1000 पर मंथ और डिप्टी मिनिस्टर्स के 300 से बढ़ाकर 600 पर मंथ कर दिए गए, राइट।